बताकर गया हूं कि अंदरूनी चीज़ जब तक वोडाफोन आइडिया की सही नहीं होगी, लाखों न्यूज आती रहें ऐसी वैसी जैसी भी, आपको सिर्फ समझना है कि भैया कुछ अंदरूनी देखो सर क्या है। देखा नीचे आते हुए, पर आप और हम नहीं देखते, हम घबरा जाते हैं। वो तब जब कंपनी अपने बारे में कुछ अब बेहतर बताना शुरू कर रही थी, पर उसके बावजूद भी नीचे की तरफ ओला का शेयर गया। तो मैं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर ओला की। ओला के अंदर ना एक न्यूज़ निकल कर आई है, ओला कुछ करने जा रहा है। अब 5 साल बाद उसने कुछ ऐसा सोचा जिससे उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे भी ओला अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे कल एक्सिस एनर्जी के साथ जो इसने एक बैटरी स्टोरेज के काम करने की घोषणा की, जो 2032 तक 20 गीगावाट की है, वो भी चीज़ छोटी नहीं है ना। वो भी कल मैंने आपको बताया था। और इसकी बैटरी का स्टोरेज, इसकी गीगा फैक्ट्री जो है, और उसके बाद ये बाइक, स्कूटी, इसमें सब ये अब महारत हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो एक न्यूज़ निकल कर आई, उसे समझेंगे और समझेंगे कि मोतीलाल ओसवाल ने इसके अंदर जब हिस्सेदारी ली, जब शेयर 57 से 69 रुपये करीब था। यानी कि ये डीआईज जो होते हैं, ये क्या भावते हैं कि आगे जाकर वो चीज़ें ये सफल करके जाती है, वो देखेंगे। और बात करेंगे नेटवर्क 18, जो आपको पता है न्यूज़ चैनल, आपको पता ही है मुकेश अंबानी का डिजिटल मीडिया वाला शेयर, जो न्यूज़ चैनलों में महारत हासिल करता है, जिसके अंदर CNBC आवाज़, मनी कंट्रोल, कई अन्य भाषाओं में चीज़ें प्रसारित होती है। उसने क्या हासिल कर लिया है उसके बारे में समझेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के जो कुमार मंगलम बिरला है, उन्होंने क्या बताया और क्या अब भी वोडाफोन आइडिया को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। उन सारी नीतियों को आज हम समझ कर चलेंगे। तो सर, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, आ रही है, फिर वो वैसे हिसाब किताब नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ों में खोज करूं और उसको अलग अलग तरीक़ों से आपको बताऊं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहा हूं। लेकिन मेरे निरंतर प्यारे सब्सक्राइबर कहते हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। वो आपको पता ही है, मैं सब पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं आ रही। जैसे अभी मेरे फादर की एक्सपायर हुए ना, तो अभी मैं इस चीज़ से उभरा नहीं हूँ अभी। तो मुझे ना एक एकांत में जाकर वो चीज़ों को खोजना, वो अभी आ नहीं रहा है। तो धीरे धीरे जैसे दिन बीतेंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने देखो सर किन्होंने कितने प्यार से कहा है, तो मैं मौका मिलते ही इन पे वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करते रहें, और जैसे ही चीज़ें होंगी फिर अलग अलग तरीके से हम चीज़ें करेंगे। वैसे मेरा एक चैनल और भी है, उसके अंदर मैं न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जो नंबरों का है, ये भी आप बता देना। उसमें भी मैं काम जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो मैं आगे आगे कुछ चीज़ें आपके लिए करना चाहूँगा। तो सर, वोडाफोन आइडिया को हम सब देखते हैं कि ये हमें बहुत जल्दी अमीर करेगा, और वोडाफोन आइडिया पल पल कुछ ऐसी न्यूज़ देकर वो अपने 15-16 के टारगेट पर भी जा रहा है। देख ही रहा था आपको, बहुत जल्दी ये अपने न्यूज़ बेस चीज़ों को इसने उपलब्धि हासिल की। और मैंने आपको कहा था कि न्यूज़ बेस किसी कंपनी की उपलब्धि हासिल करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो सर, वोडाफोन आइडिया को पैसे की ज़रूरत है, और हर एक वीडियो में मैं आपको यही बताकर गया हूँ कि अंदरूनी चीज़ जब तक वोडाफोन आइडिया की सही नहीं होगी, लाखों न्यूज़ आती रहें ऐसी वैसी जैसी भी, आपको सिर्फ समझना है कि भैया कुछ अंदरूनी देखो सर क्या है कि अगर वोडाफोन आइडिया के मैं ये कर लूँगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, ये छूट है, तो उसके वो काम में हमें नज़र आना चाहिए। और जब वो काम में नज़र आएगी तो क्या होगा, बेहतर होगा। वोडाफोन आइडिया ने 5G जो है ना, अभी पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया। इससे पहले जियो, एयरटेल हीरो बनकर बैठे हैं, पीछे पीछे आ रहा है BSNL। तो वोडाफोन आइडिया को पैसा ही ऐसा चाहिए अपने नेटवर्क को और विस्तार करने के लिए। अच्छा, अगर नेटवर्क का और विस्तार किए बिना
वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ को बढ़ाएगा। समझ लो कि किसी कंपनी का 5G भी आता है, 4G भी आता है, और 4G के रेट पर 5G चल रहा है दूसरी कंपनियों का, और वोडाफोन आइडिया का 4G सब जगह है, 5G कहीं कहीं है। तो अगर ये टैरिफ बढ़ाएगा तो सब्सक्राइबर क्या देखेंगे भैया? ये जो पहले हम 200 कुछ का रिचार्ज करते थे, अब ये 300 कुछ का हो रहा है, और सुविधा मुझे 4G की मिल रही है। जहाँ 5G होगा उनका सही है, लेकिन 5G पूरे में नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सब्सक्राइबर के अंदर शंका आ जाएगी अगर रेट वोडाफोन आइडिया बढ़ाता है, और इससे दूसरी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। अब जब हम न्यूज़ समझते हैं तो हमें उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ भी समझकर चलनी पड़ेगी। और मैं यहाँ आपको प्राइस के ऊपर नहीं चीज़ें बताता, मैं तो न्यूज़ के ऊपर चीज़ें बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क निवेश बनाए रखने के लिए टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत। नेटवर्क निवेश जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, टावर लगाना या उपकरण लगाना, एंटीना लगाना, अलग अलग कंपनी से कोई खरीदना जिससे वो अपने 4G का विस्तार कर सके, 5G को और इलाकों में बढ़ा सके, तो उसके लिए इसको टैरिफ बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ये कुमार मंगलम बिरला ने कहा। और ये चीज़ मैं आपको पहले बताकर गया हूँ कि अगर इसी नेटवर्क पर ये रेट बढ़ाएगा तो हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर नाराज़ भी हो जाएं, भैया 5G तो है नहीं अभी इनका, मैं 4G के रेट उतने महंगे क्यों दूँ। तो थोड़ा सा इनको अपने 5G पहले स्थितियों के साथ बढ़ाना पड़ेगा। देखो सर, कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी, जब भी आप वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ देखेंगे तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कर्ज में डूबी टेलीकॉम। तो ये एक इंडिकेशन देती है सब न्यूज़ पढ़ने वालों को कि जिस कंपनी के ऊपर आपका ध्यान है वो कर्ज में डूबी है। अब एयरटेल और जियो में तो आएगा नहीं ये चीज़, आ किस में रहा है? वोडाफोन। और इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के साथ साथ इसकी स्थितियां और बेहतर कब होगी? जब ये इतने सारे कर्जों को अपने निपटाएगा। फिलहाल तो इसे काम करने के लिए पैसा चाहिए। वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट बनाए रखने के लिए टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, और बढ़ाएगा तो देखो इधर अलग नीति ना हो जाए। जबकि कंपनी अपने 45,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स प्लान को फंड करने के लिए लैंडर्स के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने बुधवार को ये बात कही। देखो सर, टैरिफ बढ़ाएगा, थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और अगर 45,000 करोड़ का जो उसका कैपेक्स है कुछ सालों का, कि इतना खर्च अपने विस्तार के लिए करेंगे और ये लैंडर्स यानी बैंक या अन्य से ये पैसा जुटाएंगे, तो ये चीज़ आप समझ कर चलें, ये शेयर पर न्यूज बेस तेजी ला सकती है कि यहाँ से इसका पैसा आ गया। पर फिर वही कि कहाँ खर्च करे, कहाँ पैसा है, कहाँ इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वोडाफोन आइडिया की कहानी लटकी पड़ी है, इतनी सी आप समझ कर चल सकते हैं। नेटवर्क 18 पर मैंने बहुत पहले काफ़ी वीडियो बनाई थी, फिर बीच में भी एक वीडियो बनाई थी आपको नेटवर्क 18 की हर एक विधि समझाने के लिए। ये वो वीडियो से समझ लेना कि नेटवर्क 18 कैसी कंपनी है, क्या फंडामेंटल है, किसकी कंपनी कंपनी, और किस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए ये सोच रही है, किस तरीके के इसके चैनल हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसे आप देख लेना। अब क्या न्यूज़ निकल कर आई है, देखो सर, नेटवर्क 18 नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूज़ चैनल बन गया है। कैसे? देखो सर, दुनिया का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ और सूचना नेटवर्क बन गया नेटवर्क 18। 376 मिलियन प्लस यूनिक विजिटर इन ए मंथ का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊं तो करीब 376 मिलियन यानी करीब 37.6 करोड़ लगभग इसके विजिटर हैं, देखने वाले हैं। तो क्या है ये? अपने आप में एक यूनिक चीज़ हो गई है। का मतलब है कि एक महीने में लगभग 37.6 करोड़ अलग अलग लोगों ने नेटवर्क 18 के किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या ऐप आदि पर विजिट किया है। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी। और कितने चैनल को देखा जो अच्छे उसमें रहा? CNBC TV 18, मनी कंट्रोल, CNBC आवाज़, न्यूज़ 18 इंडिया, CN न्यूज़ 18, इस तरह के जो इतने सारे चैनल भी हैं, बंगली, तमिल, तेलुगु, ये सारी चीज़ें, ये सारे विजिट किए हैं। अब इससे होगा क्या कि जब कोई, देखो सर, आजकल ज़माना डिजिटल है, जब देखने वाले एक ही ग्रुप के चैनलों पे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे अलग अलग कंपनियां सोचेगी भैया ये इतने सारे लोग देख रहे हैं तो हम अपना विज्ञापन इनके चीज़ों में डालें। देखा भी होगा आपने, अधिकतर आप देखना जो चीज़ टीवी पर ज़्यादा फेमस होती है उस पर ज़्यादा
ऐड आते हैं अच्छे वाले। तो एक बेनिफिट इससे इसको मिल सकता है, और नंबर 1 है उसका फ़ायदा ये उठा ही रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे नेटवर्क 18 का फ़ायदा होगा। हमें ऐसी ही चीज़ों को समझने का अगर मौका मैं दे रहा हूँ आपको, तो आपको समझना चाहिए यही चीज़ है जो हमें मजबूत करेगी। वो नहीं है कि खरीद बेच कर लो जी, ये चीज़ कर लो वो कर लो, वो उस पर हमारा दिमाग कभी भी नहीं रहा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ। देखो सबसे पहले मैं अगर एक चीज़ आपको बताऊँ ओला इलेक्ट्रिक की, ओला इलेक्ट्रिक ने कल भी न्यूज़ अच्छी दी, उसका भी मैंने आपको मकसद समझा दिया था। अब समझो, सबसे पहले समझो कि मोतीलाल ओसवाल के कितने फंड आते हैं, और मोतीलाल ओसवाल ने सितंबर 2025 में इसके अंदर हिस्सेदारी जो ली करीब करीब 2.40% की ली। उस वक्त शेयर अगर मैं पूरे महीने में बताऊं तो करीब करीब 57 रुपये से 70 रुपये करीब चल रहा था। तो यानी कि मोतीलाल ओसवाल ने 2.40 जो बड़ी होल्डिंग होती है ऊपर के रेट पर ली, और उसको 23-22 रुपये तक गिरते हुए देखा। समझ रहे कि आप और मैं नहीं ऊपर लेते। देखो सर, जो सच्चा इन्वेस्टर होगा, जिसको काम की नॉलेज होगी, तो वो कभी भी इन्वेस्ट करेगा और बाद में उसको एवरेज करेगा। ये तो किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे गिरेगा, पर सिचुएशंस होती हैं किसी काम को परखने की। मोतीलाल ओसवाल ने खुद 57 से 69 के बीच में जो अपने सितंबर 2025 में अपनी स्टेक लिया, तो वो ये दर्शा रहा है कि उसने ऊपर के रेट में लिया, उसके बाद नीचे उसने वो भी देखा नीचे आते हुए। पर आप और हम नहीं देखते, हम घबरा जाते हैं। वो तब जब कंपनी अपने बारे में कुछ अब बेहतर बताना शुरू कर रही थी, पर उसके बावजूद भी नीचे की तरफ ओला का शेयर गया। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि बड़े लोग भी फंसते हैं, पर उनको निकलने के मौके जो हैं वो अपने माइंड से आते हैं। तो इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट में कदम रखें तो एक तरफा ना देखें, उसे गिरता हुआ उड़ता हुआ सब कुछ समझने की विस्तार से देखें। तो उस वक्त अगर हम देखें तो 57 से 69 के बीच में शेयर था। अब दिसंबर 2025 में इसने फिर होल्डिंग बढ़ाई, 2.75% कर ली। भाई क्या दिख रहा था ओला में। फिर मार्च 2026 में इसने 3.20% कर ली। भैया क्या दिख रहा था। और अचानक से जून 2026 में मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने इसके अंदर 5.50% की हिस्सेदारी ले ली। तो यानी कि इसने अपना एवरेज सही टाइम पर कर लिया। और ये नहीं कि ये इसका यहाँ साथ छोड़ेगा। भैया अब तो कंपनी ने अपने को बेहतर बताने की चीज़ें बताई हैं कि बैटरी स्टोरेज में उतर गया पार्टनरशिप के साथ, बाइकें आ रही हैं, गीगा फैक्ट्री को बढ़ाएगा, ये स्कीम मिल रही है, ये मॉडल पास हो रहे हैं सरकार से। तो मोतीलाल ओसवाल ने आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई है। और मोतीलाल ओसवाल ने सितंबर 2025 में एक और कंपनी में स्टेक लिया था, अगर मैं आपको बताऊं तो वो है पेटीएम, जहाँ पेटीएम से लोग भाग रहे थे। लेकिन लिया था उन्होंने 1200 कुछ के रेट में लिया था, पर आज 1400 कुछ में है। 5.57% की हिस्सेदारी सितंबर 2025 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक और फंड के द्वारा इसने इसके अंदर ली। तो इससे हमने क्या देखा कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, डीआईज होते हैं, जो इंडिया के होते हैं, ये भाप लेते हैं। क्योंकि पेटीएम एक समय पर ऐसा हो गया था कि खत्म, बर्बाद, सब कुछ तबाह। पर डीआईज क्या दिख रहे हैं, उनको क्या नीति दिख रही है ओला में, पेटीएम में। तो हिस्सेदारी मोतीलाल ओसवाल ने बढ़ा ली है। अब न्यूज़ समझो, ये तो मैंने हिस्सेदारी बता दिया। ओला इलेक्ट्रिक ने पूरे भारत में डीलर पार्टनर्स के लिए सेल्स और सर्विस नेटवर्क खोला। कंपनी ने कहा कि आने वाले महीनों में कंपनी के स्टोर, ब्रांड और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे। ये तो कंपनी करेगी, जबकि डीलर पार्टनर देश भर में लोकल सेल्स, सर्विस और स्केल की बैकबोन बनेंगे। इतने तबाही के बाद ओला ने ये पॉजिटिव संकेत दिया कि अपने अपने शहरों में डीलर पार्टनर जो भी हों, वो अपने शोरूम से जो भी चीज़ें करेंगे, वो सेल्स भी कर सकते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस और जो पार्ट्स होते हैं ये इनको लोकल ही चीज़ों में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो ओला के 10 लाख ईवी कस्टमर हैं उनका भरोसा जीतने के लिए ओला ने ये कदम उठाया, जो एक बड़ा कदम है इसकी सेल को बढ़ाने के लिए। कि भैया जब जगह जगह ये पूरे भारत में इस तरीके से डीलर और पार्टनर्स बनाएंगे और
उनसे ही सेल्स और जो बैकबोन बनेगी इनकी, वो हर चीज़ वहीं पर होगी। तो यानी कि कहीं सर्विस की टेंशन नहीं होने की, पार्ट्स की टेंशन नहीं होने की। तो पर बहुत दिनों बाद ओला ने ये चीज़ें सोची। ओला इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को घोषणा की कि वह पूरे भारत में डीलर पार्टनर्स के लिए अपना सेल्स और सर्विस नेटवर्क खोल रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक बयान में कहा कि यह कंपनी के गो टू मार्केट अप्रोच में एक स्ट्रक्चरल बदलाव है जो उसके पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के 5 साल बाद हुआ है। और पहले करती तो कितना बेस्ट होता। और 10 लाख राइडर्स जो इसके हैं उसको ये सुविधा देने के लिए कंपनी ये चीज़ें कर रही है। कंपनी ने कहा कि आने वाले महीनों में कंपनी के स्टोर ब्रांड और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे। ये तो ये कंपनी करेगी, जबकि डीलर पार्टनर देश भर में लोकल सेल सर्विस और स्केल बैकबोन बनेंगे। ये कदम देश भर के डीलरों के साथ 1 महीने तक चले ऑन ग्राउंड एंगेजमेंट के बाद उठाया गया। यानी कि 1 महीने से ये चीज़ें पार्टनर के साथ, डीलर के साथ बातचीत कर रही थी, उसके बाद कंपनी ने ये किया है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर मैं इसको और विस्तार से आपको समझाऊं तो ओला इलेक्ट्रिक ज़्यादातर डायरेक्ट टू कस्टमर यानी D2C मॉडल पर काम करती थी। यानी ग्राहक कंपनी के ऐप या वेबसाइट से स्कूटर खरीदते थे और कंपनी अपने एक्सपीरियंस सेंटर के ज़रिए बिक्री और सर्विस देती थी। अब ये डीलर और पार्टनर के जरिए देंगे जो बेस्ट है। अब कंपनी पूरे भारत में डीलर पार्टनर जोड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बेस्ट कदम उठा रही है। डीलर पार्टनर स्थानीय व्यापारी या शोरूम मालिक होंगे जो ओला के स्कूटर बेचेंगे, यानी कि जगह जगह हो जाएंगे भैया। तो वहीं ग्राहक को टेस्ट राइड, बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा भी देंगे वहीं पर ही भैया। इससे ओला उन शहरों और कस्बों तक भी पहुंच सकेगी जहां अभी उसकी मौजूदगी कम है। तो बेस्ट चीज़ है। इसका मतलब है कि कंपनी पूरे देश में ऐसे केंद्र बना रही है, स्कूटर की बिक्री होगी, सर्विस और रिपेयरिंग होगी, स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होंगे, वारंटी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट मिलेगा। स्टोर ब्रांड और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे, मतलब कंपनी के अपने स्टोर मुख्य रूप से नए मॉडल दिखाएंगे, ग्राहकों को प्रोडक्ट का अनुभव देंगे, ब्रांड की पहचान मजबूत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जहां डीलर पार्टनर, लोकल सेल सर्विस और स्केल की बैकबोन यानी कि स्थानीय स्तर पर बिक्री बढ़ाने की जिम्मेदारी डीलर की हो जाएगी। अब ये बेस्ट है कि डीलर जो है अपनी बिक्री को बढ़ाएंगे, सर्विस की गुणवत्ता बेहतर होगी, ओला तेज़ से ज़्यादा शहरों में अपने नेटवर्क फैला पाएगी। और निवेशकों के लिए इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह से चीज़ें होंगी तो बिक्री, सेल्स बढ़ सकती है, ग्राहकों तक पहुंच आसान होगी, सर्विस नेटवर्क मजबूत होने से संतुष्टि बढ़ सकती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जहां आज हमने ओला की एक तो होल्डिंग के ऊपर जो मोतीलाल ओसवाल, दूसरा इस न्यूज़ के बारे में समझा। कहीं भी किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, न्यूज़ है, न्यूज़ को विस्तार से समझाता हूँ, बस मेरा यही काम है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।